Hello students. In the previous video we were doing AC circuit contain only inductor. In that video हमने सीखा कि ऐसा सर्किट जिसमें केवल इंडक्टर होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो उस डेरिवेशन को हमने वैसे ही किया था जैसे उससे पहले वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के डेरिवेशन को किया था। वोल्टेज के इक्वेशन को हम लेकर चले और करंट का इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया था। और फिर हमने देखा था कि इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन होता है वो एक दूसरे से π/2 आगे पीछे चलते हैं, जिसमें हमने देखा था कि जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 पीछे चलता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज था वो करंट से π/2 फॉरवर्ड चलता है। दोनों का मीनिंग एक ही है। तो उसमें हमने अपना डेरिवेशन किया था, उसके बाद हमने ग्राफ बनाया था वोल्टेज और करंट को लेके, और फिर कुछ बातें हमने छोटी छोटी डिस्कस करी थी, जैसे वोल्टेज और करंट के बीच फेज कितना था π/2, फिर पावर फैक्टर कितना था जो cos φ होता है। तो और उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो इंडक्टर है वो एसी करंट और डीसी करंट को कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो वहां हमने देखा था कि जो इंडक्टर है वो एसी करंट को थोड़ा सा रेजिस्टेंस देता है, लेकिन डीसी करंट को इजीली फ्लो होने देता है। तो आगे बढ़ते हुए इसी आर्टिकल में एसी सर्किट कंटेन ओनली एल, कुछ बातें प्यारे बच्चों और रह गई थी, वो हम इस वीडियो में पूरी करते हैं। अब अगर हमसे एग्जाम में पूछ ली जाती है पावर, तो देख लीजिए पावर हम कैसे बताएंगे। कई बार हमसे एसी सर्किट कंटेन ओनली एल, इस केस की पावर पूछ ली जाती है। तो देख लीजिए पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो प्यारे बच्चों, पावर का जो फॉर्मूला होता है, देखिए वी हैव, जहां से हमने पिछला वीडियो खत्म करा था ये वीडियो वहां से ही बस आगे स्टार्ट हो जाएगा। जब आप अपने नोट्स लिखेंगे तो जहां हमने पिछले वीडियो में थ्योरी खत्म करी थी उस वीडियो के उस थ्योरी के आगे से ही ये लिखना शुरू कर देना है। तो हम क्या बताने वाले हैं पावर के बारे में। अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, पावर के बारे में पूछ लिया जाए कि भाई पावर क्या होगा, तो देख लीजिए वी हैव, पावर का फॉर्मूला होता है प्यारा बच्चों VI। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ पावर, वोल्टेज इनटू करंट। तो हमारे पास वोल्टेज और करंट के इक्वेशन थे। तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या था हमारे पास, V0 sin ओमेगा टी, और करंट का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। ये हमारे पास फॉर्मूला था किसका, करंट का। ये हमारे पास फॉर्मूला था वोल्टेज का। तो इक्वेशन हम लेके ही चले, तो करंट का इक्वेशन हमारे पास ये आया था। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज साइन ओमेगा टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा माइनस का I0 कॉस ओमेगा टी। क्लियर? ये रिलेशन हमने पहले बता दिया था। ओके, तो यहां से ये माइनस इधर आ जाएगा, V0 I0 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। देख लीजिए सबको एक साथ लिख दिया। चलिए, पावर इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, V0 I0 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। ऐसा हमने क्यों किया, जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है वो समझ जाएंगे। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो थीटा का काम कौन कर रहा है, ओमेगा टी। देखिए 2 एज इट इज साइन कॉस, यहां थीटा है और यहां पर क्या है, ओमेगा टी। तो देख लीजिए हमारी पावर की इक्वेशन क्या बन जाएगी, V0 I0 by 2
और यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन, देख लीजिए 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी। देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो ये होती है पावर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। ये फॉर्मूला समझ लीजिए। और प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए एवरेज पावर, देखिए ये फॉर्मूला है पावर का, लेकिन अगर आपसे एवरेज पावर पूछी जाए, एवरेज पावर, तो हमने आपको बताया था किसी का भी अगर हमें एवरेज लेना है, मान लीजिए पावर का हमें क्या लेना है, एवरेज, तो ये सिंबल था एवरेज का। जब हमने आपको एवरेज करंट का कंसेप्ट सिखाया था तो बताया था ये जो नोटेशन होता है, ये जो नोटेशन होता है, ये किसका होता है, एवरेज का। ठीक है, तो अगर हम यहां लिखते हैं x, तो यानी एवरेज ऑफ x, ये आपको बताया था। चलिए, तो हमें पावर निकालनी है किसकी, वो एवरेज निकालना है किसका, पावर का। तो देख लीजिए क्या फॉर्मूला सिखाया था हमने आपको, हमने फॉर्मूला सिखाया था जिसकी भी हमें एवरेज निकालनी है 1 अपॉन अपर लिमिट, इंटीग्रल करेंगे किसका, जिसकी भी हमें पावर एवरेज निकालनी है। तो एवरेज किसकी निकालनी है, पावर की, तो इंटीग्रल कर दीजिए पावर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो होगा वही 1 के अपॉन में आएगा। तो हम अपर लिमिट लेते हैं t, तो यहां पर क्या आ जाएगा t, और t का मतलब यानी फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल का मतलब क्या होता है, 0 t/2 t, ये होती है फुल साइकिल, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, इंटीग्रल 0 टू t, p की वैल्यू कहां है, ये रही p की वैल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस v0 i0 साइन 2 ओमेगा t ओवर 2 dt, p की वैल्यू हमने रख दी इंटू dt। चलिए प्यारे बच्चों, ये माइनस का v0 i0 और 2 ये कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देख लीजिए v0 i0 माइनस का 2t, v0 i0 बाहर, माइनस बाहर, 2 बाहर, क्या बचा 0 से t साइन 2 ओमेगा t dt। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, v0 i0 ओवर 2t, इसका इंटीग्रल कीजिए, इंटीग्रल आता होगा, साइन का इंटीग्रल क्या होता है बताइए, cos साइन थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा 0 से t। क्लियर हो गया, ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा v0 i0 2t। ठीक है, ये 2 ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 ओमेगा, ओमेगा t से 0, माइनस बाहर 2 ओमेगा बाहर, v0 i0 4t ओमेगा, रखिए cos 2 ओमेगा, यहां स्मॉल टी आएगा, सॉरी। ठीक है, कैपिटल टी अपर लिमिट माइनस cos 0, देख लीजिए। ठीक है, ओमेगा इंटू टी, ये मैंने कई बार बताया, ओमेगा इंटू टी क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, तो v0 i0 4t ओमेगा cos, ये क्या हो जाएगा 2 पाई, और 2 ये है कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस cos 0।
इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा टोटल V नॉट I नॉट 4t ओमेगा 0 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के एवरेज पावर क्या आएगी 0। तो हम एक लाइन में क्या बात बोल सकते हैं, एवरेज पावर ऑफ इंडक्टर फॉर फुल साइकिल इज 0। 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट का डेरिवेशन भी और आपका ये स्टेटमेंट भी। इंडक्टर के लिए जो एवरेज पावर होती है फुल साइकिल के लिए वो कितनी होती है, वो 0 होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। इस चीज को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख लीजिए, ये ग्राफ भी आपका पावर 0 क्यों होती है ये हमने आपको अलजेब्रिक वाइज भी प्रूफ कर दिया है, और इसको हम ग्राफ के हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझिए प्यारे बच्चों, अभी हमने जब प्रूफ किया था पिछले वीडियो में वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन जब हमने निकाला था, तो देख लीजिए वो रिलेशन कैसे था। इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। वो जो रिलेशन आया था 0 t/2 सॉरी t/4 t/2 3t/4 और t, ये पूरी एक साइकिल होती है। तो इसमें जो करंट की वैल्यू थी अगर आप देखेंगे और एक वोल्टेज, तो हमारे पास जो ग्राफ मिला था वोल्टेज के लिए जो ग्राफ था वो ग्राफ क्या था, वो ग्राफ था इस तरह से। ये हमारा वोल्टेज का ग्राफ था, ठीक है। और जो करंट का ग्राफ आया था वो ग्राफ आया था कुछ इस तरह से। ये हमारा ग्राफ था। जो करंट था वो वोल्टेज से क्या था π/2 पीछे था। लेकिन अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, मॉडिफाई करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए मैं इस ग्राफ को वोल्टेज को V को और आगे बढ़ाता हूं। देखिए ये ऐसे इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, फिर ये ऐसे गया नेगेटिव फिर ऐसे गया, आगे क्या होगा, आगे ऐसे ही तो जाएगा 0 से मैक्सिमम। और इस करंट का क्या होगा, ये आप देखिए ये नेगेटिव में है मैक्सिमम, तो इसके बाद ये क्या होगा, ऐसे जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। अब मैंने ऐसे क्यों किया जरा ध्यान देना। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं इधर, ये मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी इसके पैरेलल, और इसको मैं कर देता हूं रब। तो ये चीज अभी भी क्या है, बिल्कुल सही है। हम क्या कर सकते हैं, देख लीजिए मैं इसको 0 ले लेता हूं, इसको t/4 ले लेता हूं, इसको t/2 ले लेता हूं, इसको 3t/4 ले लेता हूं, और इसको ले लेता हूं t। तो ये ग्राफ ऐसे भी सही है। तो जब आप अपनी एनसीईआरटी को देखेंगे, एनसीईआरटी में जब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है पेज नंबर 240 पे, जब ये डेरिवेशन हो जाता है उसके पीछे ही एक ग्राफ है, तो बच्चे थोड़ा पजल्ड हो जाते हैं। मैंने बताया उसमें कि ये ग्राफ आया कैसे, ठीक है ना। हम 90 बाय थोड़ा आगे चल के हम ग्राफ को 90 एंगल आगे रीड करते हैं, ठीक है ना। जब करंट 0 होता है हम ग्राफ को तब रीड नहीं करते जब वोल्टेज 0 होता है, हम ग्राफ को तब रीड करते हैं जब करंट 0 होता है। तो हम ग्राफ को 90 डिग्री आगे चल के स्टडी करते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। अब जरा बच्चे ध्यान देना, मैं इसको 4 हिस्सों में बांट लेता हूं। देखिएगा t/4 t/2 3t/4, और देखिए ये मैंने इसको 4 हिस्सों में क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब जरा ध्यान देना, ग्राफ अगर ऊपर है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा,
करंट का या वोल्टेज का। रेड, जो रेड है वो वोल्टेज है और जो ब्लू है वो करंट है। ओके, अगर आपको वो ऊपर दिखाई दे ग्राफ तो प्लस और नीचे दिखाई दे तो माइनस मानेंगे। ये समझ में आ गया? ग्राफ ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले 0 से t/4 देखते हैं। 0 से t/4, ठीक है। ये 0 है, ये t/4 है, ये t/2 है, ये 3t/4 है और ये लाइन t के लिए है। तो 0 से t/4 देखो, वोल्टेज इस लाइन के ऊपर है या नीचे है? ऊपर है, तो यानी पॉजिटिव। करंट नीचे है या ऊपर है? ये भी ऊपर है, तो करंट भी क्या हो गया? पॉजिटिव। अच्छा, फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास? P = VI। तो V भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव, तो बताइए पावर भी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? चलिए अब बात करते हैं t/4 से t/2। तो बताइए इन दोनों में इतने टाइम में वोल्टेज कहां है? तो आप कहोगे वोल्टेज तो इस लाइन के, ये है टाइम एक्सिस। क्या है ये? टाइम एक्सिस। तो t/4 से एक्सक्यूज मी, t/4 से t/2, इसके बीच में देखिए वोल्टेज कहां है? नीचे, यानी निगेटिव। करंट कहां है? ऊपर, यानी पॉजिटिव। तो बताइए P क्या हो जाएगा? V की वैल्यू निगेटिव, करंट की वैल्यू पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे? बताइए। V आपका क्या है? निगेटिव, करंट कैसा है? पॉजिटिव। भाई P की वैल्यू क्या है? VI। V निगेटिव, करंट पॉजिटिव, तो करंट भी क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इन दोनों निगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई, निगेटिव। ओके, अब आगे बढ़िए। t/2 से 3t/4। तो यहां देखिए वोल्टेज कहां है? रेड ग्राफ नीचे, करंट ब्लू भी नीचे है, ऊपर तो कुछ नहीं है। तो V भी क्या है? निगेटिव, करंट भी क्या है? निगेटिव जोन में, तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। भाई जब V निगेटिव, I निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं। 3t/4 से t, इधर देखिए तो वोल्टेज क्या है? पॉजिटिव, करंट क्या है? निगेटिव, तो बताइए पावर क्या हो जाएगी? पावर भी निगेटिव हो जाएगी। तो यहां हमने एक बात देखी, समझिए। जीरो से t/4 पावर क्या है? पॉजिटिव। क्या बात समझा भाई? और t/4 से t/2 पावर क्या है? निगेटिव। तो पहले इसको देख लेते हैं। 0 से t/4 पावर क्या है? पॉजिटिव। तो जरा ध्यान देना, ये हो गई पॉजिटिव पावर, ठीक है। t/4 से t/2 कैसी है? t/4 से t/2 पावर कैसी है? निगेटिव, तो ये हो गई निगेटिव पावर। t/2 से 3t/2 पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर, और फिर क्या हो जाती है? निगेटिव पावर। तो क्या ये बात समझा भाई? तो देखिए एक बात का ध्यान देना बेटा, करंट का ग्राफ सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है वोल्टेज का ग्राफ, और पावर का ग्राफ तो सबसे बड़ा होता है। ये ध्यान रखना, 1 मार्क्स का तो यही क्वेश्चन आ जाता है। कई बार एग्जाम में 3 ग्राफ एक साथ बना देता है और कहता है बताओ कौन करंट का, कौन वोल्टेज का, कौन पावर का। तो जो सबसे छोटा ग्राफ होगा हाइट वाइज वो करंट का, जो थोड़ा सा बड़ा होगा वो वोल्टेज का, और जो सबसे हाइट वाइज होगा वो पावर का। ये समझो बात है। तो ऐसा सर्किट जिसमें क्या होता है? इंडक्टर, उसमें 0 से t/4 पावर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। t/4 से t/2 पावर क्या होती है? निगेटिव होती है। t/2 से 3/2 पावर पॉजिटिव होती है, और उसके बाद पावर क्या हो जाती है? निगेटिव। तो आप ये देखिए 0 से t
2 बार पावर पॉजिटिव होती है और 2 बार निगेटिव। तो अगर आप इनको प्लस करेंगे 2 + 2 माइनस, तो आंसर क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। तो डेरिवेशन वाइज और ग्राफिकल वाइज आपको क्या कर दिया प्यारे बच्चों? समझा दिया गया है। तो ये हमारा आर्टिकल पूरी तरह से ठीक है। अच्छा एक चीज और बताते हैं, ये हो गया आपने। एक इंपॉर्टेंट टर्म और डिस्कस कर लेते हैं। इस मेरे ख्याल से ये आपका हो गया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इस बार नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने इसको। एक इंपॉर्टेंट टर्म और पढ़ते हैं। उसको वैसे जब हमने डेरिवेशन किया था तो वो बीच में आया था और उसके बारे में बताया था, लेकिन थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जब मैं लिखूंगा ना तो आप एकदम उसको समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। टर्म का नाम है इंडक्टिव रेजिस्टेंस। बताइए, जब हमने ये हम अपना डेरिवेशन कर रहे थे, एसी सर्किट कंटेन ओनली एल, तो एक टर्म आई थी इंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो जो समझदार बच्चे वो समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं एक्सएल की। क्या था ये? हमने ये यूज किया था एक्सएल। क्या था ये? रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर क्या है? कॉइल। जितनी भी कॉइल होती हैं उनके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है एक्सएल। जिस तरह से वायर के अंदर रेजिस्टेंस, अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा? आर। तो जितनी भी कॉइल होती हैं उनके अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सएल। एक्सएल यानी रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, और क्या बोल सकते हैं? इंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो आपसे अगर 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ ली जाए व्हाट इज इंडक्टिव रेजिस्टेंस, तो क्या बोलेंगे? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर यानी कॉइल। क्लियर हो गया? चलिए बेटा, इसका फॉर्मूला क्या आया था? क्या आपको इसका फॉर्मूला याद है? एक्सएल का फॉर्मूला हमने क्या लिया था? बताइए। एक्सएल का मैंने फॉर्मूला बताया था ओमेगा एल। देख लीजिए वो डेरिवेशन वो हमने यूज किया था। ओमेगा एल को हमने क्या मान लिया था? एक्सएल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस। अच्छा, सिंस ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई इंटू एफ। एफ यानी फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, 2 क्या है? कांस्टेंट। पाई क्या है? कांस्टेंट। एल क्या है? कांस्टेंट। हर कॉइल के लिए उसका जो इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एल क्या होता है? हर कॉइल के लिए, जैसे हर वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, तो ऐसे हर कॉइल के लिए एल भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन हुआ? एफ यानी फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट। तो यानी जो एक्सएल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एफ के। बात समझ आ गई? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। बोर्ड में कई बार इनके बीच में क्या पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों? ग्राफ पूछ लिया जाता है। तो इनके बीच में जो ग्राफ आता है एक्सएल और एफ, तो मैंने आपको बताया फिजिक्स में जब भी दो क्वांटिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो उनके बीच में ग्राफ क्या मिलेगा? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए, तो ये कुछ बात थी एक्सेल के बारे में। ये जब भी आपको दिखाई दे, क्योंकि 1 मार्क्स के भी आपके क्या काफी अच्छे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, और 1 मार्क्स के इसमें से भी आपसे क्या क्वेश्चन पुट अप कर ले जाते हैं एग्जाम में। तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्सएल क्या होता है? किसी भी कॉइल का रेजिस्टेंस। हर कॉइल का
एक क्या होता है रेजिस्टेंस। फॉर्मूला इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं जहां 2 पाई एल क्या है कांस्टेंट, तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये इनके बीच में ग्राफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लगभग हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया। एक इसमें चलिए एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कर लेते हैं, हम अपना देख लीजिए। एग्जाम्पल 7.2 ऑफ अवर एनसीईआरटी। इसमें कहा गया है अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी। हमने बताया था एल का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। ये हमने जब सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े थे तो वहां हमने ये बात करी थी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए आपके लिए मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जांपल है 7.2। तो इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो देखिए लेट्स सॉल्व द गिवन सिचुएशन। इसमें क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, हमारे पास एक ये कॉइल हो गया और इस कॉइल को हमने अटैच कर दिया है एक एसी सोर्स से। हमारे पास एक कॉइल है और उसको अटैच कर दिया है एसी सोर्स से। तो जो एसी सोर्स है तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, ये हमें गिवन है। चलिए दूसरा जो एल की वैल्यू है वो है 25 मिली हेनरी। तो जो प्योर इंडक्टर है वो कितना है 25 मिली हेनरी का। वोल्टेज किससे कनेक्ट है 220 वोल्ट से। अच्छा, तो हमसे क्या पूछा गया है इंडक्टिव, फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमसे पूछा गया है फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो ये हमसे पूछा गया है। तो जो हमसे पूछा गया है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देख लीजिए। वी हैव एक्सएल, ठीक है। तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको, बताइए, ओमेगा एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सएल। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, तो क्या बन जाएगा 2 पाई एल। ओके, वैल्यू पुट करें प्यारे बच्चों। 2 तो एज इट इज ही रहने वाला है, 2 की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा। पाई को हम क्या लिख सकते हैं 3.14, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, गिवन। जो f की वैल्यू है वो गिवन है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज इनटू L कितना गिवन है 25 मिली हेनरी। तो हम इसको ले सकते हैं 25 मिली क्या होता है 10 की पावर -3, मिली क्या होता है 10 की पावर -3 हेनरी। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। चलिए, तो जब आप इस पूरे वैल्यूज को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 7.85, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, इट इज नॉट अ बिग डील। अब इसकी यूनिट क्या है, तो ये एक तरह का क्या है, देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल। तो एक रेजिस्टेंस है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी SI यूनिट ऑफ एक्सएल, तो वो क्या होगी ओम। क्या पता ये एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ ले आपसे कि भाई, तो एक तरह का क्या रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओम। समझ बात है भाई, ओके। एक चीज आपसे और पूछी गई है,
RMS करंट। करंट कैसे निकालेंगे? तो हमने आपको बताया था जो 220 होता है, जो समझदार बच्चा उसको याद होगी पुरानी बात, मैंने आपको बताया था जो 220 होता है ये RMS वोल्टेज होता है। तो जरा ध्यान देना, V इज इक्वल टू IR, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू IR। फिर मैंने बताया था जैसा वोल्टेज वैसा ही करंट। तो अगर करंट क्या है, अगर वोल्टेज है RMS तो करंट भी क्या होगा RMS। और इस फॉर्मूले को अगर आप किसके लिए अप्लाई करोगे, इंडक्टर के लिए, देखिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, लेकिन हमें तो कॉइल के लिए लगाना है, तो कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होता है XL होता है। कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होता है XL होता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा XL, ये है फॉर कॉइल, या आप ऐसे कह सकते हैं ओम्स लॉ फॉर कॉइल। किसी भी कॉइल के लिए जो, देखिए कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ क्या होगा V इज इक्वल टू IR, और कॉइल के लिए क्या होगा V इज इक्वल टू IXL, क्योंकि कॉइल का रेजिस्टेंस तो क्या होता है XL होता है। तो क्या ये बात समझा भाई? ओके, हमसे क्या पूछा है RMS करंट, तो RMS क्या हो जाएगा VRMS ओवर XL। तो VRMS कितना है 220। हमने आपको बताया था जो 220 होता है वो हमेशा क्या होता है VRMS। इसको नोट कर लीजिए, बात को पहले भी बताया था और फिर दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। जो 220 वोल्ट होता है वो हमेशा VRMS वोल्टेज होता है, ओके। और XL कितना निकाला 7.85। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो नियरली 28 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। तो यहां मेन बात कैलकुलेशन नहीं थी, यहां मेन बात ये थी कि अगर न्यूमेरिकल आपका इस तरह का आ जाए इंडक्टर का, तो हाउ यू विल डील इट। बहुत ही सिंपल चीजें होती हैं, बशर्ते आपको सारी फॉर्मूले और कंसेप्ट क्या क्लियर हो। तो एक्सेल के बारे में समझ लीजिए, एक्सेल का मीनिंग यानी उसकी डेफिनेशन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेल से, उसका फॉर्मूला, उसका रिलेशन फ्रीक्वेंसी से ग्राफ, उसकी यूनिट, ठीक है। अच्छा कुछ बच गया क्या? यस, अगर आपसे डायमेंशन पूछ ली जाए, डायमेंशन ऑफ एक्सेल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कैसे करेंगे? तो 2 की तो देखिए फॉर्मूला, देखिए 2 की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती, फ्रीक्वेंसी की होती है कितनी 1/t, फ्रीक्वेंसी की क्या होती है 1/t। और एल की डायमेंशन क्या होती है याद करो, पिछले जब सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था तो वहां एल की डायमेंशन बताई थी, कितनी थी? एल की जो डायमेंशन होती है ml2 t-2 a-2, रटी हुई होनी चाहिए वैल्यू। अगर आपको एक वैल्यू रटी हुई, एक भी चीज रटी हुई है, तो बाकी तो क्या हो जाते हैं इजी होते हैं। हम नहीं कहते कि आप 10 चीज रटे, एक तो रटे और बाकी तो सब उससे आपस में क्या होती है कोरिलेटेड होती है। अगर आपको एक भी याद है तो बाकी को डील करना इजी है। तो जिस बच्चे को एल याद है वो इसको इजीली क्या करेगा डील करेगा। तो एल की डायमेंशन ml2 t-2 a-2, क्या बचा एक 1/t, तो ये हो जाएगा ml2 t-3 a-2। तो ये सिंपल सी छोटी छोटी बात है। तो ये एक तरह से हमारा एसी सर्किट कंटेन इंडक्टर, ये पूरी तरह से क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट एसी सर्किट कंटेन कैपेसिटर। 2 सर्किट हमारे हो चुके हैं, रेजिस्टेंस का और इंडक्टर का, वो इंडक्टर का। अब हम कैपेसिटर का करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके प्यारे बच्चों।